ग्रेटनेस इज नॉट बोर्न, इट्स ग्रोन। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल में। और मैं लेकर हाजिर हूँ पुस्तक द टैलेंट कोड। और इस पुस्तक में विस्तार से समझाया गया है आपके अंदर की जो महानता है, आपके अंदर के जो जीनियस है वो किस तरीके से आएगा। इस बात पे बहुत विस्तार से चर्चा किया गया है कि क्या जो जीनियस है पैदा होते हैं या जीनियस बनते हैं। क्या पुरुष का पुरुषार्थ, उसकी क्षमता, उसकी प्रतिष्ठा जन्म से मिलती है या वो अपने कर्म के माध्यम से, अपने विवेक के माध्यम से, अपने परिश्रम के माध्यम से अपनी जो पुरुषार्थ है, अपनी जो क्षमता है वो सोसाइटी में, समाज में, दुनिया में एस्टैब्लिश करता है। इस पुस्तक को विस्तार से समझाया गया है द टैलेंट कोड में। दोस्तों, मैं इसका स्नैपशॉट आगे आपको अपलोड कर रहा हूँ इसी वीडियो में, जो 1.5 घंटे से ज़्यादा का होने वाला है। सबसे पहले उसको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझाया गया है कि किस तरीके से जीनियस को कंपैरिजन किया गया है बोर्न के माध्यम से। आपके ब्रेन को मैप किया गया है, ब्रेन में जो केमिकल से रिएक्शन होता है, जो केमिकल्स की जरूरत होता है, कैसे एक जीनियस बनता है, किस ऑब्जर्वेशन के माध्यम से। क्योंकि स्वामी विवेकानंद और तमाम तरीके के जो पुरुषार्थी लोग, महापुरुष हमारे समाज में हुए हैं, वो इस बात को साबित करते हैं कि जो आप एक नेक्स्ट लेवल अपने मास्टरी के द्वारा स्थापित कर लेते हैं तो आपका ब्रेन जो है एक अलग जीनियस लेवल पे, मास्टर के लेवल पे हासिल करता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको पहले उसका स्नैपशॉट डालूंगा, उस स्नैपशॉट को समझिए। उससे आपको क्या होगा कि पुस्तक का पूरा पर्सपेक्टिव समझ में आएगा 3-4 मिनट में, कि क्यों पुस्तक जरूरी है, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। दूसरी बात यह है कि फिर उसके जो कंप्लीट ऑडियो बुक है मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ, जो हमारे टीम के अथक प्रयास के द्वारा टैलेंट कोड को बनाया गया है। ये ऑडियो बुक है, आप उसको ध्यान से पढ़ेगा। पूरी संपूर्ण पुस्तक नहीं है, लेकिन इसका जो मीनिंग है, जो सारांश है, उससे कंप्रोमाइज न करते हुए 1.5 घंटा में हम लोग संपूर्ण वीडियो को एक इस प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की है। दूसरी दोस्तों, कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो के प्लेलिस्ट में मोर देन 125 वीडियोज अवेलेबल है, जो आपको प्योर मोटिवेशन से संबंधित है। आप बुक के शौकीन है, बुक पढ़ते हैं, तो ऑडियो बुक नाम से मैं प्लेलिस्ट बना दिया। उस वीडियो में, उस प्लेलिस्ट में आपको मोर देन 10 पुस्तक मिलेगा, जो कंप्लीट हम लोग सर्वे और रिसर्च के हिसाब से अपना आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ऑडियो बुक प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको पुस्तक मिलेगा द ऑटोमेटिक मिलेनियर फास्ट लैन, द सीक्रेट। अगर सफलता के आप सूक्ष्म तत्वों को समझना चाहते हैं, किस तरीके से सफल होना है, तो सफलता का साधन नाम से अलग मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। तमाम तरीके की पुस्तक, एक तो पुस्तक है आत्मनुशासन की शक्ति, बहाना बनाना छोड़ दे। हम लोग उसके वॉल्यूम वाइज भी बनाए हैं, उसका पार्ट वाइज भी बनाए हैं। वॉल्यूम वाइज भी आप जाकर देख सकते हैं, वॉल्यूम वाइज उसका प्लेलिस्ट है। वो ऐसा पुस्तक है कि दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने जीवन में 20 बार से ज़्यादा उस पुस्तक को पढ़ा है, सुना है, समझा है। आप जितनी बार उसको पढ़ेंगे, कहते हैं ना कि भागवत को आप जितनी बार पढ़ें उसमें नया चीज़ आपको समझने का मिलेगा, नया चीज़ आप अपने दिमाग से और अपने अनुभव से उसमें से खोज निकालेंगे। उसी तरीके से आत्मनुशासन की शक्ति, बहाना बनाना छोड़ दें हैं। अगर आप उस पुस्तक को जितने बार पढ़ेंगे, एक बार नहीं, एक बार पढ़ेंगे तो कुछ और रहस्य और रोमांच मिलेगा, दूसरी बार पढ़ेंगे तो कुछ और रहस्य और रोमांच मिलेगा, तीसरी बार में कुछ और आपको अलग चीज़ मिलेगा। यानी तमाम तरह के उसमें जो जो चीज़ ज़रूरत है, आपके जीवन के हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आपके टाइम फ्रेम को किस तरीके से चेंज करना है। आप अगर फंसे हैं पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस में, करियर में, आप छात्र हैं तो भी, आप बिजनेस मैन हैं तो भी, आप सर्विस मैन हैं तो भी, हर सेक्टर में वो जरूरी है। तो दोस्तों, हर एक पुस्तक बिजनेस से लेकर सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन, करियर से संबंधित हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको पुस्तक मिलेगा, उसको पढ़िए। रिटायर यंग रिटायर रिच है, उसको पढ़िए। अगर आप पेरेंट्स हैं, पेरेंटिंग करना चाहते हैं अपने बच्चों को कि कैसे पेरेंटिंग करना है, तो एक पुस्तक है द रूडेस्ट बुक एवर, जिसके राइटर हैं अमिताभ गंगवार। उन्होंने किस तरीके से छोटे छोटे तत्वों को समझाना का प्रयत्न किया है, कि बच्चे को किस तरीके से समझाते हैं। तो तमाम चीज़ों को समझने के लिए चलिए हमारे चैनल पर, और इस वीडियो में आगे हम लोग देखते हैं। और इसका स्नैपशॉट मैं प्रस्तुत करता हूँ, द टैलेंट कोड। द टैलेंट कोड, इस किताब को लिखा है डैनियल कोयल ने। प्रैक्टिस सिर्फ 6 मिनट में। नमस्कार, किताब की शुरुआत होती है एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। उस वीडियो में एक 13 साल की लड़की बांसुरी बजाने की कोशिश कर रही है, जिसमें ना कोई ताल है, ना म्यूजिक का सही ज्ञान, और ऐसा लग रहा है
मानो अभी किसी ने साइकिल के पैडल पर बस पैर बैठाने की कोशिश की है। बिना सही टेक्निक और सही पॉइंट को पकड़े बस तैयारी कर रही है। लेकिन कई बार कोशिश नाकामयाब होने के बाद वो अचानक 6 मिनट में सही ताल पकड़ लेती है और फिर एकदम से स्मूथ होकर बांसुरी ऐसे बजाना शुरू करती है जैसे किसी ने 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद बांसुरी बजाई हो। इस वीडियो को देखने के बाद डैनियल कोयल के दिमाग में एक सवाल आया कि जिस टैलेंट को सीखने में 1 महीने या उससे ज्यादा का वक्त लग सकता है, उसे उस लड़की ने 6 मिनट के अंदर कैसे पकड़ लिया। और फिर क्या था, राइटर निकल पड़े साइंस की खोज में। जी हाँ, साइंस, क्योंकि ये किताब न्यूरोलॉजी की बात करती है, उस न्यूरॉन की बात करती है जिसकी वजह से दुनिया ने हजारों स्किल्ड लोग प्रोड्यूस किए हैं। राइटर डैनियल कोयल को भी ये सच जानने के लिए कई देश घूमने पड़े, कई साइंटिफिक रिसर्च की किताबें पढ़ी और अपने राइटिंग स्किल से हम सब के लिए 3 तरीके बताए जिससे हम किसी भी फील्ड में स्किल डेवलप कर सकते हैं। क्लार्सिया देखने में एकदम आम लड़की, जिसे देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि वो कोई कमाल मचाने वाली है। चेहरे पर कॉन्फिडेंस भी नहीं था और एक लेजी सा एक्सप्रेशन लिए वो स्टेज पर आई। उसने शुरुआत की और गड़बड़, फिर कोशिश की और फिर गड़बड़। मैकफर्सन इसको अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। 5 मिनट एकदम बुरा बजने के बाद अचानक से उसने एक ट्यून पकड़ा और फिर क्या था, जो शुरू हुई लगातार एक से एक बढ़िया सा ट्यून बजाती गई। मैकफर्सन कहते हैं कि वो जब भी इस वीडियो को देखते हैं उनको उस लड़की में कुछ नया नजर आता है, जैसे वो एक लंबी सांस के बाद फिर से शुरू होती। लगता जैसे किसी ने हर रोज प्रैक्टिस करके ये पाया है। सांस लेने और फिर से शुरू करने के बीच उसने एक पॉज लिया था, जैसे वो कुछ रिकॉल करने की कोशिश कर रही हो, कोई तरीका, पैटर्न या कोई स्ट्रैटेजी या कोई नोड जो उसे पता हो। जैसे ही रिकॉल हुआ उसने ट्यून पकड़ ली और शुरू हो गई। मैकफर्सन म्यूजिक साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने उसके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट का जिक्र किया। कहा कि उसने प्रैक्टिस की है और पैटर्न्स का ब्लूप्रिंट उसके दिमाग में बैठ गया है। वो पॉज लेकर बस उसे ही याद करने की कोशिश कर रही है। उसके अलग अलग वीडियो को लेखक ने साइकोलॉजिस्ट के साथ देखा और ये समझा कि ये टैलेंट जीन्स का नहीं है, ना ही गॉड गिफ्टेड है। ये टैलेंट खुद से हासिल किया गया है। कुछ तो ऐसा है जो ऐसे शॉकिंग टैलेंट्स को हमारे सामने ला देता है। यहाँ जरूरत है क्लारिसा को समझने की और उसके तरीके को जानने की। उसने ऐसा क्या किया, कहाँ से सीखा और क्या सीखा? क्या उसे सिखाने वाला कोई वर्ल्ड क्लास गुरु था या उसे किसी ने वहां हिंट दिया? ऐसा क्या हुआ उस सेकेंड्स में जिसके बाद उसने मैजिक क्रिएट कर दिया और फिर अलग गानों की धुन की वो शामें मैजिक के साथ बजती चली गई। ऐसा मैजिक क्रिएट करने के बाद भी क्लारिसा कॉन्फिडेंट नहीं दिखी। एक आम सी शक्ल पर एक आम सा एक्सप्रेशन लिए उसने ये कमाल कैसे दिखा दिया। ये किताब क्लारिसा के वीडियो के बाद निकले सभी सवालों के जवाब की खोज पर है। क्लारिसा बस एक नहीं, उसकी ऐसी टीम है आर्टिस्ट की, प्लेयर्स की, स्टूडेंट्स की, जो ऐसे मैजिक क्रिएट करके चले जाते हैं और हम सोचने लग जाते हैं कि ये कब हुआ, इसने ऐसा कब सीखा। हम ये भी सोचते हैं कि इसे लाइफ में कोई सेलिब्रिटी कोच मिला क्या जो इसने ऐसा कर दिखाया। और ऐसे सवाल आपके दिमाग में भी आते हैं, मगर लेखक थोड़े अलग निकले और इन सवालों के जवाब ढूंढने दुनिया के अलग कोने में गए और हमारे बीच लिखकर सबकी कहानी बताई। किताब में क्लारिसा की कहानी से शुरुआत की गई है, जिसके बाद लेखक के मन में सवाल आया कि आखिर ये टैलेंट कोड क्या है। ये टैलेंट किसी गॉड गिफ्टेड चीज की तरह हमारे पास नहीं। अगर ऐसा होता तो क्लारिसा 4 बार गलती करने के बाद एक बार में सही धुन नहीं पकड़ पाती। इस खोज को आगे बढ़ाते हुए लेखक ने किताब में सॉकर प्लेयर्स, फाइटर पायलट्स, म्यूजिशियंस, बैंक रॉबर्स, कोचेस, आर्टिस्ट और स्टेक होल्डर्स तक अपनी रिसर्च करनी शुरू की। इसके बाद ऐसे तरीकों की खोज की जिसे उनके आसपास के लोगों तक ने नहीं समझा होगा। रिसर्च में साइंटिस्ट, टीचर्स, ट्रेनर्स और टैलेंट रिसर्चर्स से मिलकर उनके नए टैलेंट को सीखने का तरीका भी जानने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ शरीर में होने वाली प्रक्रिया जो हमें कोई नई चीज सीखने में मदद करती है, उसके बारे में भी खोज की गई है। सबसे पहले इस किताब में माइलिन का जिक्र है, एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग जो हमारे और आपके दिमाग में है और इसका एक अहम रोल है। बायोलॉजी की किताब का न्यूरॉन चैप्टर याद करते हैं और उसमें साइनेप्स का फंक्शन याद करते हैं। ऐसा जंक्शन
जो सारे न्यूरॉन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करवाता है। साइनैप्स सर्किट की तरह हर नर्व को एक दूसरे से जोड़ता है और जैसे ही हम किसी स्किल को सीखने की कोशिश करते हैं, ये सर्किट एक्टिवेट हो जाती है और हमारे नर्वस ज्यादा रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही नर्व्स फंक्शन करता है और कब ये स्किल स्मूथ हो जाती है और हमारे एक्शंस में कब ऐड हो जाती है, ये हमें पता ही नहीं चल पाता। जैसे जैसे हम अपनी प्रैक्टिस बढ़ाते हैं वैसे वैसे नर्व फाइबर के चारों ओर माइलिन तैयार होता है। जितनी मोटी परत माइलिन की बन जाती है उतना ही स्मूथ और आसान आपकी स्किल आपके लिए होती जाती है। आप कुछ तरीके जानते हैं कि आखिर ये माइलिन डेवलप कैसे करता है। जैसे कि हमने पहले बताया, किसी भी काम की शुरुआत करने से ही हम घबराते हैं। उसकी शुरुआत अगर एक बार कर लें तो धीरे धीरे उसे आदत बनाना आसान हो जाता है। सुबह उठकर ब्रश करने की आदत जब बचपन में लगी तो उस वक्त आपके पेरेंट्स को आपको ब्रश करने के लिए याद दिलाना पड़ता होगा। रोज याद दिलाने के कारण आप सुबह उठते ही अपने ब्रश को उसकी जगह से उठाकर रोज मुंह साफ करते। उसी दिन से इस काम के लिए आपके दिमाग में माइलिन तैयार हो गया था। जैसे जैसे आपने इसे रोज करना चालू किया, माइलिन और गाढ़ा होता चला गया और वो डेली याद कराने वाला काम आपका रूटीन बन गया। ऐसा रूटीन जिसे आप नींद में भी होकर नहीं भूलते। इसी बात पर एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक बच्चा पहले दिन स्कूल जा रहा था। बाकी बच्चों की तरह मन में डर था, लेकिन वो रो नहीं रहा था। उसके साथ के कई बच्चे रो रहे थे। उससे एक आंटी ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? उस बच्चे ने उनका चेहरा देखा और बस उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उस समय जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि स्कूल में कुछ गलती हुई तो क्या मुझे वहां पिटाई लगेगी। उसी वक्त उसकी माँ ने ये सब देखा। वो अपने बेटे के पास आकर कहने लगी, मैंने तुमसे कहा था ना कि रोना नहीं है, रोना डर बढ़ाता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोई गलती हो रही है तो कोई बात नहीं, गलती करोगे तभी तो पता चलेगा सही क्या है और गलत क्या है। वो बच्चा जैसे तैसे अपने आंसू पोंछ रहा था। फिर उसने पूछा, मगर माँ स्कूल में आप तो नहीं रहोगी, फिर मैं कैसे वहां सीखूंगा? बच्चे के सवाल पर जैसे ही उसकी माँ ने जवाब देना चाहा तो बगल में खड़ी आंटी ने उन्हें रोककर जवाब देना चाहा, 1-2 दिन स्कूल जाओ, मम्मी के बिना जाने की आदत पड़ जाएगी। तब तक वहां बस आ गई और वो बच्चा स्कूल जाने के लिए बस में बैठ गया। फिर एक हफ्ते बाद वहीं पर वो बच्चा स्कूल जाने के लिए खड़ा था और बगल में उसकी माँ भी थी, मगर वो अपनी माँ को छोड़ दूसरे बच्चों से बात कर रहा था। उन आंटी ने उसे देखा और उसके पास गई। तो बेटा स्कूल में क्या सीखा? बच्चे ने चहकते हुए जवाब दिया, मुझे स्कूल में जाकर ये पता चला कि मैं गाना भी गा सकता हूँ। और ये बोलकर वो अपने दोस्तों से बातें करने लगा। ये कहानी ये बताती है कि जगह और सिचुएशन हमें नई चीजें सिखाने के लिए जरूरी होती है। जैसे बचपन में स्कूल जाने से हमें डर जरूर लगता था, मगर वहीं से हमने अपने अंदर के बहुत सी खूबियों को जाना और सीखा। तो अपने माइलिन को बढ़ाने के लिए कभी कभी जगह और सिचुएशन को भी बदलना जरूरी होता है। इस किताब में भी ऐसी हर बातें बताई गई हैं जिसका पूरा असर आपके लर्निंग स्किल पर होगा, चाहे वो आपके शरीर के न्यूरॉन में हो रहे बदलाव या आपकी विल पावर या आपको सिखाने वाली टीचर। इन सब का रोल आपके जीवन में किसी भी स्किल को सीखने या बढ़ाने के लिए उतना ही जरूरी है जैसे उस बच्चे को स्कूल जाना जरूरी था, क्योंकि एक स्कूल के माहौल, टीचर और सिखाने के तरीके से एक बच्चा कुछ नया सीख सकता है। तो हमारे आसपास हम भी किसी भी स्किल को इन सभी तरीकों से अपनी आदत बना सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये तो रही बचपन की बातें, चाहे साइकिल हो या ब्रश करना, क्या बड़ी उम्र में भी हम किसी चीज को आदत बना सकते हैं? तो बायोलॉजी ये कहती है कि 50 की उम्र के बाद माइलिन का प्रोडक्शन जरूर कम हो जाता है, मगर बचपन और यंग एज में सबसे तेजी से माइलिन बढ़ता है। और सिर्फ एक स्किल के लिए नहीं, अगर आपके अंदर माइलिन का डेवलपमेंट हो गया है तो इसका फायदा दूसरे स्किल को सीखने में भी उतना ही होगा जब तक आप बूढ़े या किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हो जाते। जिम में वजन उठाने के लिए डंबल हल्का नहीं होता, आप अपनी स्ट्रेंथ उसके हिसाब से बढ़ाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी चीज को सीखने के लिए वो स्किल आपके लिए नहीं तैयार होगी, आपको खुद को उस स्किल के लिए तैयार करना पड़ेगा। यानी द टैलेंट कोड के हिसाब से आपको माइलिन खुद डेवलप करना पड़ेगा। मगर किताब की साइंस यही खत्म नहीं होती, यहाँ से तो शुरू होती है। आप किताब बताती है कि माइलिन को डेवलप करने के लिए शुरुआत कैसे करें, और अगर शुरुआत कर ली है तो आदत कैसे बनाएं।
धीरे धीरे जैसे पन्ने पलटेंगे अपने टैलेंट की तरफ आप जरूर खींचते चले जाएंगे। इस बुक समरी को अगर हम टुकड़ों में बांटें तो ये बुक समरी 3 भाग में है। वो 3 भाग जो आपके टैलेंट कोड का तरीका है। इनमें से कोई एक भाग भी आपसे अलग होगा तो आपका प्रोसेस स्लो हो सकता है, लेकिन अगर इन सभी को जोड़कर आपने टैलेंट सीखा और आप नंबर 1 तक आ जाते हैं, इनके साथ काम करता है हमारा दिमाग और उसके अंदर होते हैं कई तरह के बदलाव। किताब के इन तीनों भागों में दिमाग के चलने के प्रोसेस का भी बेहतर तरीके से जिक्र है, जो आपको ये बता देगा कि 3 प्रोसेस में आपके शरीर में होने वाले बदलाव कैसे होंगे और वो आपको कैसे मदद करेंगे। तो बारी है अब रिसर्च और स्टेटमेंट के साथ जुड़े 3 भागों को समझने और सीखने की। प्रैक्टिस और मिस्टेक। किसी नए घर में गए हो और अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, आप कमरे में हो और आपको उठकर कमरे से बाहर जाना है, तो आप आसपास हाथ लगाकर जगह ढूंढेंगे और फिर अपना रास्ता पहचान कर कमरे से बाहर निकलेंगे। हो सकता है सामने एक टेबल हो और आप उससे टकरा जाएं। अगली बार टेबल की जगह आपको जरूर याद रहेगी। हो सकता है आप अगली बार कुर्सी से टकरा जाएं, लेकिन टेबल तो आपको जरूर याद रहेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस नई जगह पर रखे सामानों की आदत आपको नहीं थी और बिजली के चले जाने से आप उस कमरे में अनजानों की तरह बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। उस टेबल से टकराना आपकी एक गलती थी जो अगली बार आपको जरूर याद रहेगी। आपने उस गलती से सीख लिया और उसको अगली बार आप दोहराना नहीं चाहेंगे। यही है पहला एलिमेंट, डीप प्रैक्टिस यानी कि गहरा अभ्यास। और उसके 3 तरीके हैं, दोहराना, गलती करना और गलती करके सीखना। किताब में द स्वीट स्पॉट का जिक्र बड़े अलग तरीके से किया गया है। लेखक ने स्वीट स्पॉट को, या कह सकते हैं इस पूरे टैलेंट कोड की खोज को, ट्रेजर हंट से कंपेयर किया है। लेखक बताते हैं कि जब उन्हें अपनी रिसर्च पर जाना था तो उन्होंने टैलेंट खोजे थे और 2006 में वो ऐसे ही टैलेंट बेड्स जाकर वहां से टैलेंट कोड खोजने निकलने वाले थे। उनके पास एक बड़ा सवाल था कि वो अपनी बीवी और बच्चों को क्या समझाएं और कैसे। उन्होंने चार्ल्स डार्विन की जल यात्रा से अपनी इस यात्रा को कंपेयर किया और उनके बच्चों ने ये समझा कि वो एक ट्रेजर हंट के लिए जा रहे हैं। और इस जवाब से लेखक को संतुष्टि हुई और उन्हें लगा कि उनके बच्चों ने जो समझा वो सही समझा, क्योंकि उनकी यात्रा किसी ट्रेजर हंट से कम नहीं थी। डैनियल कोयल ने किताब में ब्रूनियो जेनी के उदाहरण से गहरे अभ्यास में स्वीट स्पॉट का डिस्कशन किया है। वो स्पॉट जहां प्रैक्टिस करते करते आप अपना राइट मूव समझ लेते हैं और वहीं से आपका माइलिन डेवलप करना शुरू हो जाता है। 11 साल के ब्रूनियो ने सॉकर सीखने के दौरान इलास्टिको को सीखने की कोशिश शुरू की, जिसमें शुरुआत में उसने बॉल को धीरे धीरे घुमाया और बॉल को दूसरी ओर फेंकने की कोशिश करने लगा। इलास्टिक में प्लेयर बॉल को अपने पैरों के नीचे से फेंकता है, जो देखकर आपको लगेगा कि बॉल को रबर बैंड की मदद से दूर फेंका गया है। ब्रूनियो ने अपनी कोशिश जारी रखी। पहली बार में उससे नहीं हो पाया। उसने फिर से बॉल और धीरे धीरे घुमाया, लेकिन इस बार भी वो फेल हो गया। अब वो थोड़ा रुका और सोचने लगा। उसके बाद उसने बॉल को धीरे फिर और धीरे घुमाया और वो अचानक रुक गया। शायद उसे अपना वो स्वीट स्पॉट मिल गया था और उसने वहीं से बॉल को अचानक से मारा और फिर लगा गोल। ब्राजील के सॉकर प्लेयर्स पर जब लेखक की नजर गई तो उन्हें थोड़ा सा शॉकिंग माहौल लगा, क्योंकि वहां बस एक प्लेयर नहीं बल्कि पूरी टीम ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही थी। ब्राजील ने वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर का खिताब अपने नाम किया तो था, लेकिन हर मैच में सामने वाली टीम अलग तरीके से टीम को गोल करने से रोकती। हर मैच में एक नया टैलेंट टीम के सामने होता, लेकिन हर बार ये टीम कुछ नया करके दिखाती और जीत को अपने नाम करती। उनके शरीर के हाव भाव, उनके चेहरे की रेखाएं और बॉल घुमाने का तरीका कुछ तो अलग था। शायद वैसा ही अलग जैसे क्लारिसा की वीडियो में उस वक्त उसका एक्सप्रेशन जिस समय उसने सही लय पकड़ ली थी। कुछ ऐसा ही हाव भाव ब्राजील के खिलाड़ियों में भी दिखा और यही डैनियल कोयल को लगा कि ये जानना जरूरी है कि वो कौन सी ऐसी पावर या स्किल है जो सिर्फ इन प्लेयर्स के पास है। शायद ब्राजील की हवा, वहाँ का मौसम और वहाँ का रहन सहन सॉकर फ्रेंडली होगा, जिसकी वजह से ये सभी खिलाड़ी इतने तेज तर्रार हैं। मगर इतिहास ये कहता है कि 1940 और 1950 में ब्राजील सॉकर के खेल में पीछे था। 1947 में ब्राजील ने जीतना शुरू किया और फिर बेस्ट प्लेयर का खिताब अपने नाम किया। अब ये जानना जरूरी था कि ये हुआ तो हुआ कैसे। तो लेखक ने अपनी रिसर्च से ये जाना
कि क्लारिसा के उस पॉइंट की तरह यहाँ भी बॉल हैंडलिंग स्किल पर ब्राजील ने अलग से काम किया है, जो शायद उनके डीप प्रैक्टिस की वजह से उन्हें मिला। उस डीप प्रैक्टिस में वो एक ऐसे कंसेप्ट को समझ पाए जो उनके खेल में उनको अलग कर सकता था। जेनी एक 24 साल की वोकल म्यूजिक ट्रेनी जो 5 बार गलती करके दोबारा वहीं से शुरू करती है जहां से उसने गलती की थी, या फिर शुरुआत से शुरू करती है, फिर अचानक छठी बार में वो लय पकड़ लेती है। हम कह सकते हैं कि जो लोग कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में होते हैं वे गलतियां करते हैं, बार बार करते हैं, मगर एक फोकस और ये जज्बा होता है कि सही तक पहुंचना, और वो बार बार पहाड़ से फिसल कर भी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। किताब कहती है कि अगर शायद वो गलती नहीं करते तो बेहतर भी नहीं होते, और यही आता है डीप प्रैक्टिस का दूसरा पार्ट, गलती करना। जिन चीजों की आदत पड़ जाती है वहां ना गलत दिखता है और न दिमाग में कुछ अलग होता है, यानी कि दिमाग अपने कंफर्ट जोन में बैठ सा जाता है। लेकिन जहां रुकावट हो, हिचक हो, घबराहट हो, आपका आईक्यू भी वही लय पकड़ता है और वो पल भर का दिमाग पर जोर पड़ना ही फर्क ले आता है। डैनियल कोयल ने एक बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ इस बात को समझाने की कोशिश की है, जो हमारे और आपके साथ अक्सर आए दिन होता रहता है। आप किसी पार्टी में गए हो और किसी बंदे का नाम याद करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। अगर किसी और ने वो नाम याद दिला दिया तो दोबारा भूलने के चांस फिर आ सकते हैं, लेकिन उस नाम को आपने खुद रिकॉल करके बता दिया तो अगली बार आप वो नाम कभी नहीं भूलेंगे। कई बार हमें लगता है कि हम अगर किसी चीज पर ध्यान दें तो वो हमें जरूर मिलेगी, मगर लेखक यहाँ कुछ और कह रहे हैं। उन्होंने कंसंट्रेशन से ज्यादा तकनीक पर फोकस किया है। उनका कहना है कि विल पावर और कंसंट्रेशन मैजिक क्रिएट नहीं करता, आपकी गलती ही आपको सही तकनीक सिखा सकती है। जब तक आप गलती नहीं करेंगे आपको ये नहीं पता होगा कि आपको क्या नहीं करना है, और इसलिए फिर से गलती करने का स्कोप बना रहेगा। लेकिन अगर आपने गलती पहले ही कर दी तो आपको सही करने की तकनीक की बस आदत डालनी पड़ेगी। हम इस बुक समरी में एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज बताएंगे जिसे आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां से ह्यूमन आईक्यू का टेस्ट होता है। इस कॉलम में ऐसे शब्द दिए हैं जो आप पेयर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक्ट्रेस मूवी। दूसरे कॉलम में भी ऐसे ही पेयर हैं, मगर उनमें ब्लैंक स्पेस कर दिया गया है, जिसको पढ़ने में आपको थोड़ा समय लगेगा। यही आपको जिंदगी भर याद रहेगा क्योंकि आपने वहां अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और आप वहां थोड़ी देर के लिए अटके, जिससे आपके दिमाग में माइलिन थोड़ा पुश हुआ और आपकी मेमोरी में ये शब्द का पेयर हमेशा रहेगा। जब आपने प्लेन में पहली बार सफर किया होगा तो केबिन क्रू के बताए सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुने होंगे, फिर धीरे धीरे सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस पर ध्यान देना कम हो जाएगा। लाइफ वेस्ट को यूज करने के तरीके को केबिन क्रू हर सफर में बताते हैं, मगर मान लीजिए अचानक से पायलट की आवाज आए कि आपको लाइफ वेस्ट पहनना है, तो आप शायद गड़बड़ कर दें और आपको ध्यान ही ना रहे कि लाइफ वेस्ट आपके राइट में है या लेफ्ट में। अब मान लीजिए अगली बार आप बैठे, इस बार केबिन क्रू के डेमोन्स्ट्रेशन की जगह आपने ये देखा कि लाइफ वेस्ट की जगह किस साइड है और स्ट्रैप कहाँ से निकलता है, और तभी पायलट की आवाज आई कि आपको लाइफ वेस्ट पहनना होगा। तो क्योंकि आपने खुद से लाइफ वेस्ट को ध्यान से देखा था, आप बिना किसी देरी के लाइफ वेस्ट को उसकी सही जगह से निकाल लेंगे। ये एग्जाम्पल बताते हैं कि गलती करने और अपने आप को किसी काम में इस्तेमाल करने से ही दिमाग का भी इस्तेमाल होता है। अपनी लिमिट से ऊपर जाकर चीजों को सीखना ही डीप प्रैक्टिस है। और अब आता है तीसरा पार्ट, सुधार करके सीखना। डीप प्रैक्टिस तो बस शुरुआत है। शुरुआत करके आगे का पूरा चैप्टर समझने के बाद ही आप टैलेंट कोड के आइडियाज डिकोड कर पाएंगे। तो अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि प्रैक्टिस के बाद उसे सस्टेन कैसे करते हैं, क्योंकि मुश्किल तो कंसिस्टेंसी में ही आती है। ह्यूमन साइंस को समझने के लिए आज भी रिसर्च हो रही है। हम भी यहाँ साइंस की बात करेंगे, ऐसी साइंस जो बिल्कुल एक नेटवर्क जैसा या कह सकते हैं वायर जैसा, और ये वायर स्किल्स को इधर से उधर पहुंचाने का काम करता है। एक फाइटर पायलट बनना आसान नहीं, लेकिन जो ऑफिशियल प्रैक्टिकल प्रैक्टिस होती है वहाँ फाइटर प्लेन पर कुछ ही लोगों को तैयार किया जाता है, या ये कह सकते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान लिमिटेड टाइम और रिसोर्सेज में सिखाने का रिस्क लिया जाता है। इसी पर बेस्ड एक केस स्टडी का जिक्र बुक समरी में बड़े बेहतर तरीके से किया गया है, जिसमें 1934 यूएस आर्मी एयर कॉर्प्स लगातार क्रैश के बाद एडवर्ड लिंक के हेलोने जैसी डिवाइस, जिसको कई ट्रेनिंग में ठुकरा दिया गया, से ट्रेनिंग दी गई और वे बेहतर स्किल्ड पायलट बनकर तैयार हुए, क्योंकि उन्हें गलती करने का मौका मिला और कई बार खुद पर काम करने का भी। लेकिन प्रैक्टिस में एक बड़ी रुकावट बनती है कंसिस्टेंसी। हम गलती करके फिर से सीखने की लालसा खो देते हैं और फिर वहीं रुक जाते हैं। ऐसे में लेखक ने सेकेंड एलिमेंट बताया है, जिसको नाम दिया है इग्निशन। मतलब
किसी चीज को करने के लिए उत्तेजित होना। इग्निशन से पहले लेखक ने माइलिन और उसके स्ट्रक्चर के साथ फंक्शन पर बात की है। हमारे शरीर में न्यूरॉन्स का काम होता है माइक्रोसेकेंड्स में ब्रेन को मैसेज देना। कुछ चुप गया या कहीं अचानक से दर्द हुआ, न्यूरॉन झट से रिएक्ट करने में मदद करता है। लेकिन ये माइक्रोसेकेंड वाले तरीके से ना हम कभी कुछ सीख पाएंगे और ना ही हम लंबे समय के लिए किसी स्किल को अपना पाएंगे। तो यहाँ काम आता है माइलिन, जो धीरे धीरे अपना काम करता है और सिंगल्स को स्लोली मूव करता है। द स्टोरी ऑफ स्किल एंड टैलेंट इज द स्टोरी ऑफ माइलिन। जैसे कंप्यूटर में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस काम करते हैं, वैसे ही माइलिन प्रोसेस भी हमारे शरीर में इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग यूनिट के साथ काम करता है। फुटबॉल चैंपियन बनने से पहले उसे सीखने और प्रैक्टिस करने का डिसीजन आपका इनपुट होता है। जब आप प्रैक्टिस के प्रोसेस में होते हैं और तैयारी चालू रखते हैं तो आपका प्रोसेसिंग यूनिट काम करता है, जहां माइलिन प्रोडक्शन होता है, और फिर आउटपुट में आपके परफॉर्मेंस एंड शॉट देखते हैं जो आगे चलकर आपके स्किल बनकर तैयार होते हैं। माइलिन की थ्योरी ये कहती है कि वो हर स्किल के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आपने अपने आसपास ऐसे कई बच्चे को देखा होगा जो ऑलराउंडर होते हैं या कोई भी स्किल बहुत जल्दी सीख लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेन्स को लिमिटेशन से ज्यादा यूज किया और माइलिन डेवलप हुई, और माइलिन की वजह से वो जिस भी स्किल को सीखने की कोशिश करते हैं उनकी गेनिंग कैपेसिटी बेहतर होती चली जाती है। माइलिन की साइंस को समझने के लिए लेखक ने रिसर्च किया और रिसर्च करते करते पहुंच गए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के न्यूरोलॉजिकल इंक्यूबेटर लेबोरेटरी में। वहां माइलिन स्ट्रीट के नाम से रखा गया। वो इंक्यूबेटर लेखक को पहले तो बहुत फैसिनेट कर रहा था। लेखक ने झांक कर उस बॉक्स के इंक्यूबेटर में देखा और उन्हें सब कुछ एक इलेक्ट्रिक वायर जैसा नजर आया। माइलिन तो दिखाई भी नहीं दिया। दिमाग में कई सवाल किए। लेखक ने डॉक्टर डॉगला फील्ड से बात की, जिन्होंने ये बताया कि आप जितने भी काम करते हो सब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह शरीर में एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, और हमारे दिमाग में 100 बिलियन वायर्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं हमारा ब्रेन इन वायर्स के थ्रू मैसेज पाता है, और ऐसे ही शरीर में पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार होता है। जितना ज्यादा ये सर्किट काम करता है धीरे धीरे माइलिन तैयार होता जाता है। इस किताब में विदेशियों की कई तकनीक का उदाहरण लिया गया है। एक उदाहरण आर्मी का भी है। हम अगर किसी भी आर्मी की ट्रेनिंग देखें, चाहे वो भारतीय हो या दूसरे देश की, आर्मी की ट्रेनिंग का पैटर्न कहीं ना कहीं एक जैसा होता है, और एक एथलीट की भी ट्रेनिंग मिला जुला कर वैसे ही होती है। गेम चाहे कोई भी हो और आर्मी चाहे वायुसेना की हो या ब्रिगेड की, शुरुआती ट्रेनिंग सिंगल पैटर्न पर ही चलती है। यहाँ टैलेंट की साइंस को समझकर उसका इस्तेमाल होता है ट्रेनर्स के अंदर माइलिन डेवलप करने का, ताकि वो आगे की प्रैक्टिस करने के लिए ओपन रहे और जल्दी कैच कर पाए और उनके शरीर को उस पैटर्न पर चलने की आदत पड़ जाए। 1990 में माइलिन पर एक रिसर्च हुआ। 3 अलग जगहों पर चूहों को रखा गया। 2 जगह चूहों को अलग अलग जूते के डिब्बे में रखा गया, जहां उन्हें खाना पीना सब दिया जाता था। तीसरे चूहों के ग्रुप को खुले जगह में रखा गया। साथ में दूसरे चूहे भी थे और उन्हें वो सब टॉय दिए गए जिससे वो खेला करते थे। 2 महीने पर चूहों की ऑटोप्सी की गई और जो चूहे बाहर के एनवायरनमेंट में रह रहे थे उनका साइनेप्स 25% ज्यादा पाया गया, और वो 25% व्हाइट मैटर था, माइलिन। 2000 के बाद साइनेप्स न्यूरॉन्स पर रिसर्च ज्यादा शुरू हुए, जब न्यूरोलॉजी में टेक्नोलॉजी ने अपनी जगह बनाई और टेंसर इमेजिंग से माइलिन नापना आसान हो गया। उसके बाद अलग अलग डिसऑर्डर्स में माइलिन की मात्रा पर स्टडी होना शुरू हुआ और ऑटिज्म, डिसलेक्सिया जैसे डिसऑर्डर्स में माइलिन की कमी पाई गई। रिसर्च माइलिन की कमी पर हुआ तो कुछ रिसर्च एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस में माइलिन के रोल पर, और ऐसा करके कई रिसर्चर्स ने माइलिन और प्रैक्टिस के बीच रिलेशन बताया। लेखक को एक न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया कि माइलिन की रिसर्च में अभी भी शुरुआती दौर में है। अगर सारे रिसर्चर को जोड़ा भी जाए तो वो एक कमरे में बैठ सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं वो माइलिन के पोटेंशियल को नहीं समझ पाए हैं। बस कोशिश ये होनी चाहिए कि सारी स्किल पर रिसर्च एक साथ हो और तब समझा जाए कि माइलिन हर स्किल पर एक जैसा काम करता है या अलग। यहीं पर एंडर्स एरिक्सन के एडवेंचर की बात हुई है। एंडर्स ने बचपन से कई स्किल सीखने की कोशिश की, जिसमें मैथ्स और सॉकर भी थे, मगर वो वहाँ फेल हो गए। उन्होंने चेस में अपना लक आजमाया और चेस में आगे बढ़े। चेस खेलने के बाद जब उन्हें हराना मुश्किल हुआ तो उन्होंने चेस की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, और एक बार एक बच्चे से वो हार गए। जीत का ऑब्सेशन इतना ज्यादा था कि इस हार के बाद एंडर्स ने चेस खेलना बंद कर दिया। उनके दिमाग में सवाल आया कि एक लड़का जो ज्यादा दिन से खेल भी नहीं रहा, वो उनके इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद उन्हें कैसे हरा सकता है। उस लड़के को एक बार उन्होंने बड़े आसानी से हराया भी था।
अगली बार में उसने उन्हें इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। उन्हें ये पता था कि वो लड़का चेस क्लब से सीखता है और यहीं से उसकी रिसर्च शुरू हुई, सिखाने वालों पर रिसर्च। इसके बाद एंडर्स ने साइकोलॉजी की पढ़ाई शुरू की और इस दौरान वो मिलर्स थ्योरी पर रिसर्च करने लगे। ह्यूमन मेमोरी को शू साइज का माना गया था, जिस पर एंडर्स ने सवाल उठाए और ये कहा कि इंसान की मेमोरी ट्रेनिंग से बेहतर हो सकती है और वो हमेशा के लिए याद रह सकती है। ह्यूमन ब्रेन को हार्डवेयर से कंपेयर करने वाली थ्योरी पर एंडर्स ने सवाल उठाए और ये कहा कि हमारा ब्रेन बायोलॉजिकली काम करता है, इसलिए अगर हमें ट्रेनिंग मिले तो हम अपनी मेमोरी एक्सपैंड कर सकते हैं। एंडर्स एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने न्यूरॉन्स की पढ़ाई नहीं की थी, उन्होंने माइलिन पर कोई टेस्ट नहीं किया था, मगर उनकी थीसिस माइलिन की थीसिस के साथ मैच कर रही थी। तो एक कहानी है मिस्टर माइलिन की। जॉर्ज बार्ज़ोकिस को ये नाम मिला। जॉर्ज बार्ज़ोकिस न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने माइलिन और उसके कारण हमारे होने वाले एक्शंस पर डीप स्टडी की है। जॉर्ज ने टीनेजर्स को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई। उनका कहना था कि टीनेज में हम गलती इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स पूरी तरह से फंक्शन नहीं करते। सारे न्यूरॉन्स शरीर में होते हैं, इसलिए हमें सही और गलत का डिफरेंस ज़रूर पता होता है, मगर ना सभी न्यूरॉन सर्किट काम करते हैं, इसलिए गलती करने का स्कोप ज़्यादा होता है। वहीं बूढ़े लोगों को हम होशियार कहते हैं क्योंकि उनके अंदर के सर्किट्स इंसुलेट हो चुके हैं। उन्होंने बंदर और इंसान के बीच का माइलिन डिफरेंस भी बताया। बंदर के अंदर इंसान से 20% माइलिन कम होता है, जिसकी वजह से वो हमारी तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाते। उनसे लेखक ने कई सवाल किए और उन सवालों के जवाब वो मुस्कुरा कर देते गए। घोड़े जन्म लेते ही इसलिए चलने लगते हैं क्योंकि उनके मसल्स माइलिन के साथ ही जन्म लेते हैं। उन्हें माइलिन प्रोडक्शन का इंसान की तरह रोज चलना सीख कर इंतजार नहीं करना पड़ता। तैयारी करने वाले को ये नहीं पता चल पाता कब उसका न्यूरल सर्किट काम करने लग जाए। वो बस कोशिश करता रहता है और डीप प्रैक्टिस के साथ माइलिन का भी प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे डॉट पड़ने लगती है। सवाल ये भी है कि गलती करके सीखना ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होता है। इसके जवाब में डैनियल कोयल लिखते हैं कि एक स्किल सर्किट तैयार करने के लिए उसके अंदर आग लगानी पड़ती है। गलती होती है तो सर्किट शांत नहीं बैठता, वो काम करना चालू कर देता है। लेखक कहते हैं स्ट्रगल इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज़ अ बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट। अब माइलिन के साथ आदत बनाना तो आसान है, मगर एक बार स्किल सर्किट बन जाए तो हमें पता नहीं चल पाता कि हम उसका इस्तेमाल कब कर रहे हैं और धीरे धीरे वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाता है और फिर हमें लगता है कि ये स्किल तो हम शुरू से जानते थे और ये नेचुरली हमारे पास है और हमने इसे कभी सीखा ही नहीं। जैसे हमारी भाषा, जिसे हम पहली बार सीखते हैं। बचपन में अपनी पहली भाषा सीखने के लिए भी हमें काफ़ी मेहनत लगी, लेकिन आज हमें लगता है कि वो नेचुरली हमारे पास सीखी हुई थी। लेकिन हम अपने घर में बड़ों को सुनकर धीरे धीरे एक सर्किट डेवलप कर रहे थे जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में तैयार हो चुकी थी। और जब हमने बोलना शुरू किया, हम वही भाषा बोलने लगे जो हमारी मदर टंग कहलाती है। माइलिन के साइंस को समझने के बाद एक कहानी है जो आपको साइंस से आर्ट्स तक ले आएगी, लेकिन इसके लिए आपको अगले एपिसोड को सुनना पड़ेगा। आर्ट ऑफ लर्निंग। साइंस और आर्ट्स को हमने शुरू से ही अलग कर रखा है, लेकिन साइंस और आर्ट्स दोनों को समझना उतना ही जरूरी है। सैमुअल बेकेट का एक फेमस कोट है, ट्राई अगेन, फॉल अगेन, फील बेटर। इस कोट के माध्यम से किताब में होली शिट इफेक्ट की बात की गई है। आपके मन में ये ख्याल आएगा कि ये कौन सा इफेक्ट है, तो ये वही इफेक्ट है जो क्लैरिसा को अचानक से सिंगिंग ट्यून पकड़ने में मदद करता है। अक्सर हम सोचते हैं कि टैलेंटेड इंसान हमारे आसपास का कोई नहीं हो सकता, वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा जो टैलेंटेड होगा, जिसे हम रोज देखते हैं या रोज सुनते हैं। वो अचानक से कोई नई स्किल या नई तरकीब दिखा दे तो हम शॉक्ड हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये लड़का जो मेरे घर के नीचे रहता है, इसे तो रोज मैंने खेलते कूदते देखा है, ये कैसे इतना बड़ा सिंगर बन सकता है। ये मेरा बच्चा इतनी आसानी से ये कंपटीशन कैसे जीत सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक नॉर्मल प्रोसेस को बस फॉलो करते हैं, उस प्रोसेस में होने वाले HSE इफेक्ट को देख नहीं पाते। हमारे लेखक के भी मन में ये सवाल आया और इसी के लिए वो अलग अलग टैलेंट बैठ गए। बेसबॉल खेलने वाले एक क्लब में हर रोज बच्चे खेलने आते थे, वैसे ही जैसे हमारे घर के नीचे रोज बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। उन्हें भी ये ताना मिल रहा होगा जैसे हम अपने घर के नीचे बच्चों को देते हैं कि ऐसे खेल रहा है मानो यही सचिन तेंदुलकर है। मगर सचिन तेंदुलकर ने भी कभी ऐसे ही क्रिकेट खेली होगी और उनके पड़ोसियों ने भी कभी यही सोचा होगा और एक दिन उनके नाम से देश की पहचान भी बन जाएगी, ये तो कभी नहीं सोचा होगा।
तो आते हैं अब लेखक की रिसर्च की तरफ। तो लेखक ने पता लगाया कि यहाँ कई सालों से बच्चे खेल रहे हैं। जब वो छोटे बच्चे वहां से खेलकर चले गए तो टीनेज वाले बच्चे खेलने आए और लेखक ने उनके अंदर अलग तकनीक और अलग तरीका देखा। ये ग्रुप तेज और शक्तिशाली लग रहा था। इनका बॉल पकड़ने का अंदाज ही अलग था। वो दोनों ग्रुप के अलग अलग तरीकों को देखने के बाद लेखक के मुंह से निकला होली शिट, और उन्होंने नाम दिया इस इफेक्ट को होली शिट इफेक्ट, क्योंकि वो प्रैक्टिस के बाद जो बदलाव आता है आप में वो किसी को भी आश्चर्यचकित कर सकता है। जिस इंसान को देखकर आप इतने शॉक्ड हुए उसे पता भी नहीं चलता कि उसने ऐसा क्या अलग कर दिया, क्योंकि वो प्रैक्टिस में ऐसा बैठ गया है कि वो उसका नॉर्मल फेस बन चुका है। इसके बाद लेखक ने डीप प्रैक्टिस से 3 रूल्स बताए और यहीं से शुरू हो गई स्किल सीखने की आर्ट। दी ग्रूट की कहानी कुछ ऐसी है जिसका बुक समरी में बेहद रोमांचक तरीके से जिक्र है। दी ग्रूट चेस के खिलाड़ी थे। एक दिन एक चेस क्लब में उनकी मुलाकात उनके ही उम्र के कुछ चेस खिलाड़ियों से हुई। उनके खेलने और जीतने के तरीकों को देखकर ग्रूट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उस ग्रूट के सामने एक ऑर्डिनरी चेस खिलाड़ी रखा और सामने में 5 सेकंड तक चेस बोर्ड को देखने दिया। अब जब उनके सामने बोर्ड रखा गया तो उन्होंने रियल गेम के पैटर्न को बदलकर रैंडमली चेस बोर्ड को ऑर्गेनाइज किया और खेलने को कहा। अब मास्टर प्लेयर्स को तकलीफ हुई और वो गेम हार गए। ऐसा नहीं था कि वो बेहतर खिलाड़ी नहीं थे, मगर उनकी मेमोरी प्रैक्टिस से फोटोग्राफिक मेमोरी बन गई थी, जिसके कारण उन्हें पैटर्न और अरेंजमेंट याद थे और इसलिए वो गेम को पैटर्न और अरेंजमेंट के हिसाब से जीत जाते थे। पैटर्न बदल देने से उनकी ग्रुपिंग स्ट्रैटेजी काम नहीं कर पाई और वो हार गए, और यहीं से निकला ये ग्रुप करने का फायदा, जो आपके खेल को आसान बना देगा और ये स्किल में आपको कैलकुलेशन से जीत मिल सकती है। यही जानेंगे हम डीप प्रैक्टिस का पहला रूल। साइंस के बाद आर्ट्स की बारी है, तो ये आर्ट है चंक इट अप का, मतलब किसी चीज को तोड़कर सीखने की कला, ब्रेकिंग स्किल्स स्लोली एंड गेटिंग इट डन, जिसको हम स्टेप प्रैक्टिस कहते हैं। एक बार स्कूल में एनुअल फंक्शन था और 5 मिनट का एक स्पीच तैयार करना था। पैरावाइज याद करके धीरे धीरे खुद को तैयार करना पड़ा और फिर लास्ट में एक साथ फुल प्रैक्टिस, जिसको हम इस आर्ट का अगला स्टेप कह सकते हैं एब्जॉर्ब द होल थिंग, जिसमें किसी और को पूरी स्पीच देते सुनना, उनके तरीके को समझना, फिर अगले स्टेप में स्लो इट डाउन। ये आर्ट आपको गलतियों को देखने और उसे सुधारना सिखाएगा। इट्स अबाउट हाउ यू कैन डू इट, इट्स अबाउट हाउ स्लो यू कैन डू इट करेक्टली। और इस आर्ट से दिमाग में प्रोसेस की एक ब्लूप्रिंट छप जाती है जो आपके माइलिन को उसी प्रोसेस में ग्रो कराती है। साइकेट्रिस्ट, ये शब्द हमने छोटी क्लास में सुना होगा। मेरे वक्त में तो टीचर बुक समरी रीड करवा रही थी। बुक समरी रीड करने के टाइम ये शब्द मुझसे पढ़ा नहीं गया। टीचर ने फिर सही उच्चारण बताया, लेकिन फिर भी मुझसे नहीं हुआ। उन्होंने मुझे बैठा दिया, एक दूसरे लड़के को पढ़ने के लिए कहा और वो लड़का भी पहली बार में गड़बड़ाया, मगर दूसरी बार में उसने सही पढ़ा। फिर टीचर ने मुझे उसे तोड़कर साई किया ट्रिस्ट ऐसे सिखाया और मैंने अगले 2 मिनट तक उसे तोड़कर साई किया ट्रिस्ट बोलना चालू किया। एक बार गलत होता, फिर सही होता, फिर कभी गलत। एक बार ऐसा हुआ कि लगातार 2 बार मैंने सही बोल दिया। अब वो शब्द गलत नहीं हो रहा था और उच्चारण सही आने लगा। चंक इट अप भी वही कला है जो सिर्फ उच्चारण सीखने में ही नहीं, किसी भी चीज को सीखने में काम आती है। अगर एक बार सही बोलकर रुक जाते तो शायद वो दोबारा कुछ टाइम बाद फिर गलत होता। वहीं पर काम आई इस किताब का अगला स्टेप, रिपीट। चंक इट अप के बाद जो आर्ट सीखने की बारी है वो है रिपीट की, जो कि डीप प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। वर्कआउट करने के समय आपके कोच आपको हमेशा कहते होंगे कि शरीर को एक ही वर्कआउट करने से उसकी आदत लग जाती है, तो धीरे धीरे शरीर पर असर दिखना बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्कआउट को रिपीट करने से वो आपके रेगुलर नर्व्स में चला जाता है और आपको एफर्ट्स कम लगाने पड़ते हैं, जिसके कारण शरीर पर शुरुआत के मुकाबले असर कम होने लगता है। तो अगर किसी स्किल को आदत बनाना है तो रिपीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्ब करना भी जरूरी है। चंक इट अप में आपने सीखने के लिए धीरे धीरे उसके पैटर्न को समझा, लेकिन ये पैटर्न समझने के लिए पैटर्न को सीखने का तरीका एब्जॉर्ब करना पड़ता है। एक 8 साल की टेनिस प्लेयर से जब लेखक मिले तो उन्होंने उसे उसी तकनीक से खेलते देखा जैसे फेमस प्लेयर रॉजर फेडरर खेलते हैं। लेखक ने उसे पूछा कि वो तकनीक उसने कहाँ से सीखी। उसने कहा उसे नहीं पता। लेखक ने उसके कोच से भी वही सवाल किया और कोच ने भी यही कहा कि ध्यान नहीं दिया। फिर घर वालों से बातचीत के दौरान पता चला कि उस बच्ची की फैमिली
रॉजर फेडरर की फैन है और उनके हर मैच को पूरी फैमिली साथ में देखती है। और यहीं से उस बच्ची ने वो टेक्निक सीख ली बिना उससे जाने। यही आर्ट है एब्जॉर्ब थ्रू ऑब्जर्वेशन। एक और एग्जाम्पल है एक शू मेकर का, जिसे गाना गाने का शौक था। कम पैसे और कम रिसोर्सेज की वजह से वो कभी सीख नहीं पाया। 22 साल की उम्र में उसने फेमस सिंगर्स के एल्बम कलेक्ट किए और रोज घर में अपनी ट्रेनिंग शुरू की। वो रिकॉर्ड्स के साथ गाता, कई बार गलत, फिर गलत, कभी सही। उसके दोस्तों को लगने लगा कि वो पागल हो चुका है। उसके 8 साल बाद उसने अपनी एल्बम निकाली, जिसे कई लोगों ने पसंद किया और उसे उन सिंगर्स से कंपेयर भी किया गया। उसकी जीत उसकी आवाज से ज्यादा उसकी प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी में थी, जो उसने उसी आर्ट से सीखी। मैथ्स हो या गेम, रिपीट गेम लाइफ के हर स्किल के लिए उतना ही जरूरी है। बचपन में डांस सीखा था, लेकिन आज प्रैक्टिस बंद है तो लगता है शरीर के हिस्से में जाम लग चुका है और वो स्ट्रेच अब शरीर नहीं कर सकता। कभी किसी म्यूजिशियन को देखना और उन्हें देखना कि वो अपनी प्रैक्टिस जिसे साधना कहते हैं वो कभी नहीं छोड़ता। एक म्यूजिशियन का कहना है कि परफॉर्मेंस से बड़ी साधना होती है। अगर आप साधना नहीं करते तो आप खुद को एक संगीतकार नहीं कह सकते। साधना ही संगीत सीखने का और संगीत की रिस्पेक्ट करने का तरीका होता है, क्योंकि संगीत एक बार सीख लेने से उसे आप जीवन भर अपने अंदर रख तो सकते हैं, लेकिन साधना से आपके सर्किट में रोज फायर आता है और आपका माइंड एक्टिव होता है। संगीत जैसी कला बस साधना से नहीं चलती, इसके साथ आता है आपकी फीलिंग्स और आपका ये मोटिवेशन। आखिर ये संगीत के लिए सबसे जरूरी है कि आप हर रोज कुछ नया सीखें और उसे सीखने के लिए कोशिश और जज्बा दोनों रखें। तो हम कह सकते हैं कि रिपीट के साथ फीलिंग्स भी जरूरी है। और वहीं आती है हमारी नई सीख इस किताब की। अब आते हैं पढ़ाने की स्किल पर। एक ऐसा स्किल जहां आपको अपने सामने वाले को समझना पड़ता है, उनके तरीके को जानना पड़ता है और अपनी स्किल को उनके हिसाब से तैयार करना पड़ता है। इस आर्ट को कहते हैं लर्न टू फील इट। किसी भी स्किल में फीलिंग्स के बिना उसे अपने अंदर लाना बहुत मुश्किल है। एक किताब लिखने के लिए किताब के कैरेक्टर को समझना पड़ता है और उसके जैसा सोचना भी पड़ता है, तभी आप एक नैरेटिव डेवलप कर पाते हो और वही नैरेटिव आपका आर्ट है। अटेंशन, कनेक्ट, बिल्ड, होल, अलर्ट, फोकस, मिस्टेक, रिपीट, टायरिंग, एज, अवेक, ये सारे शब्द फीलिंग्स हैं। वो फीलिंग्स जो आपको आपकी स्किल तक पहुंचाएंगे, जो आपको सीखने के लिए मजबूर करेंगे और आपको ये एहसास दिलाएंगे कि ये स्किल सीखना क्यों जरूरी है। प्रोसेस, फोकस, साइंस और आर्ट ऑफ लर्निंग का एक भाग तो आप समझ गए, लेकिन इसके बाद फीलिंग्स को कैसे जोड़ते हैं ये समझना बाकी है। अगले एपिसोड में जहां हम आपको बताएंगे स्किल्स को सीखने का पैशन कैसे डेवलप करते हैं। लर्न टू इग्नाइट। डीप प्रैक्टिस के रूल तो हम जान गए, लेकिन डीप प्रैक्टिस करना कोई छोटी बात तो है नहीं। तो प्रैक्टिस के लिए अगर एनर्जी, पैशन और कमिटमेंट की कमी हो तो शायद ही आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। तो इस चैप्टर में आपको हम एनर्जी, पैशन और कमिटमेंट कैसे डेवलप कर सकते हैं ये बताएंगे। फिलॉसफी में जलन और ईर्ष्या को नेगेटिव माना गया है, लेकिन जलन और ईर्ष्या का पहला अध्याय तुलना है। इस तुलना को अगर सही डायरेक्शन में घुमाया जाए तो ये काम जरूर कर सकता है। जैसे कि डैनियल गोयल लिखते हैं कि इफ शी कैन डू इट व्हाई कांट आई। ये तुलना, ये उदाहरण कभी कभी हार, बेइज्जती या फिर चैलेंज, ये होते हैं हमारे इग्नाइटिंग पॉइंट्स, जहां से हमारे अंदर पैशन डेवलप करता है और तब उस स्किल को सीखने के लिए उत्तेजित होते हैं। हम इन तरीकों को एक एक्सटर्नल क्यू का नाम दे सकते हैं, जो हमारे अंदर डिजायर और पैशन को जगाने में हेल्प करते हैं और हमें ये भरोसा दिलाते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारी जीत पक्की है। इग्निशन इज द पैशन, वो पैशन जो आपको सीखने के लिए तैयार रखता है और वो आपके सर्किट में फायर देने का काम करता है। डैनियल गोयल ने ऐसे कई एग्जाम्पल्स को लेकर इग्निशन को समझाने की कोशिश की है। वो लिखते हैं डीप प्रैक्टिस एक स्लो प्रोसेस है, वहीं इग्निशन एक फास्ट और इंस्टेंट चेंजिंग मेथड है। जहां डीप प्रैक्टिस किसी काम को करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स बताता है, वहीं इग्निशन आपके अंदर उसे पूरा करने का हौसला देता है। आप रोज क्रिकेट खेल रहे होते हो, उससे आपका स्किल बनता जाता है, लेकिन एक दिन टीवी पर किसी बड़े क्रिकेटर को देखकर लगता है कि मुझे ऐसा ही बनना है और बस वही बनने की तैयारी शुरू हो जाती है। वो आपका इग्निशन पॉइंट था, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन इससे हमारे स्किल पर जाने अनजाने एक ऐसा असर हो जाता है कि हम पहले से बेहतर करने की कोशिश करने लगते हैं। अगर एक देश हर वर्ल्ड कप मैच को
सालों से जीतता आ रहा है, तो उसकी नई टीम भी अपनी प्रैक्टिस को उतनी ही तगड़ी रखेगी ताकि वो मैच दोबारा जीत सके। लेकिन कभी उसके उलट भी हो सकता है। एक देश कई सालों से मैच हारता आ रहा है, इसलिए उसकी टीम के अंदर एक डिजायर या इग्निशन है कि वो अगला मैच जरूर जीतना चाहेंगे। इसके लिए उनकी प्रैक्टिस और बढ़ जाएगी और वो जीत को लेकर डबल पैशनेट हो जाएंगे। ये जीत बरकरार रखना या हार को जीत में बदलना एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो स्किल को सीखने के लिए उत्तेजित करते हैं, और इसी इग्निशन के साथ डेवलप होता है लॉन्ग टर्म मोटिवेशन, जो आपको डीप प्रैक्टिस के समय सस्टेन करने में हेल्प करता है। क्योंकि शुरुआत तो सब करते हैं, मगर सस्टेन करने के लिए पैशन, कंपटीशन या फिर किसी एक्सटर्नल फैक्टर का इन्फ्लुएंस होना बेहद जरूरी होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराने वाले स्कूल या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ इस मोटिवेशन पर सस्टेन करता है कि आप शायद वो एक बच्चे हो सकते हैं जो टॉप करेगा, या फिर आप उन 50 बच्चों में से एक हो सकते हो जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा। एक मोटिवेशन ही एंड तक सस्टेन करने में हेल्प करता है। बुक में एक सर्वे का जिक्र है। इस सर्वे को 1957 में एक म्यूजिक क्लास में कराया गया, जहां क्लास की शुरुआती दिनों में स्टूडेंट से कुछ सवाल किए गए, जिसे उन्हें 3 भाग में बांटा गया: लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मीडियम कमिटमेंट और शॉर्ट टर्म कमिटमेंट। क्लासेस की शुरुआत होने के बाद बच्चों ने प्रैक्टिस में भी फर्क देखा। जिनके अंदर पहले से मोटिवेशन की कमी थी वो लेट से सीखते, और जिनके अंदर मोटिवेशन पूरा था वो जल्दी ही स्किल को कैच कर पाए। जिन बच्चों की इग्निशन के साथ शुरुआत की थी वो स्किल सीखने में सक्सेसफुल रहे। लेकिन यहाँ रोल इग्निशन को डेवलप करने का भी है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने की शुरुआत कभी शायद घर वालों के कहने पर हो तो पहली बार आप फेल हो जाए, लेकिन आपको जो नंबर मिले उससे आपको ये लगे कि आप थोड़ी और मेहनत करेंगे तो अगली बार में ये एग्जाम जरूर ही क्वालिफाई हो जाएगा। और फिर क्या, लग गए आप तैयारी में। इस बार अपने मन से ये फेलियर नहीं, वो नंबर जो आपने लाया था वो था अपना इग्निशन पॉइंट, जिसकी वजह से आपको ये विश्वास हुआ कि आप वो कर सकते हैं और आपको एक मोटिवेशन मिला। बचपन में टॉम सॉयर और आंट पोली की कहानी पढ़ी ही होगी आप सबने। वो कहानी याद है जिसमें आंटी पोली ने टॉम को संडे के दिन दोस्तों के साथ बाहर न जाने देकर उसे फेंस व्हाइट वॉश करने के लिए लगा दिया। इस किताब में लेखक ने टॉम और बेन की बातचीत में टॉम का इग्निशन ढूंढ लिया। पहले तो टॉम बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन जब उसके दोस्त बेन ने उसे चिढ़ाया तो उसने अपने व्हाइट वॉशिंग को भी एक्साइटिंग दिखाने के लिए व्हाइट वॉश करना शुरू किया और बेन को भी इंटरेस्ट दिला दिया। जब बेन ने उसे ब्रश मांगा तो उसने मना कर दिया, और इसके बाद बेन भी इग्नाइट हुआ। ऐसा क्या हुआ कि बेन भी व्हाइट वॉश करना चाहता था, क्योंकि टॉम ने वहां कहा था कि हर लड़के को ये चांस नहीं मिलता, वो हजारों में से एक है जिसको ये काम करने का मौका मिला। एंड ये लाइन काफी थी बेन को भी फेंस पेंट करने के लिए इंटरेस्ट लाने के लिए। साथ ही टॉम जिस तरीके से उस काम को एंजॉय करते हुए दिख रहा था, उससे किसी और को भी वो काम करने की इच्छा जरूर होगी। डॉक्टर जेऑफ कोहेन ने कहा है कि इंसान एक सोशल एनिमल है। वो लोगों के साथ रहकर और उनसे बहुत कुछ सीखता है। हम साथ साथ मिलकर काम करने या साथ चलने पर भी विश्वास रखते हैं। कई बार हम किसी ऐसे इंसान से खुद को रिलेट कर लेते हैं और फिर अपनी आइडेंटिटी को उससे कनेक्ट कर पाते हैं। ऐसे में उस इंसान का सक्सेस हमें इंस्पायर करता है। हमारे अंदर क्षमता तो रहती ही है, मगर हम उससे थोड़ी एनर्जी लेकर उसे बढ़ा देते हैं। कोहेन की रिसर्च से ये भी पता लगा कि हमारे ब्रेन में एक मोटिवेशनल वायरिंग है जो रेप्टिलियन ब्रेन में स्थित है, जो ऐसे मोटिवेशन पर एक्टिव होती है। हमारा दिमाग हमेशा ऐसे क्यू के इंतजार में होता है। हम हमेशा ढूंढते हैं कि हम अपनी एनर्जी को कहाँ लगाएं। अगर हमारे आसपास का माहौल हमारे हिसाब से शांत और बेहतर है तो हम एनर्जी नहीं लगाना चाहते, या कह सकते हैं कि हम इग्निशन लेवल पर नहीं जाते। लेकिन अगर आपके हमारे पास कुछ रुकावटें होंगी, कुछ चैलेंज होगा, तो ही तो हम मोटिवेट होते हैं। हम कई महान लीडर्स के बारे में पढ़ते हैं। उनकी कहानी हमारे लिए इंस्पायरिंग होती है। उनकी कहानी में अगर आपने कभी गौर किया हो तो उनके बचपन में किसी तरह की कमी या किसी तरह का चैलेंज जरूर पढ़ने को मिलेगा। एक रिसर्च के दौरान एनसाइक्लोपीडिया में छपे सभी लोगों के नाम से उनके जीवन की कहानी निकाली गई। उसमें से अधिकतर लोगों ने बचपन में अपने एक पेरेंट को खोया था, यानी कि बचपन से उन्हें एक असुरक्षा की भावना रही। शायद वही उनका प्राइमरी क्यू था जिसकी वजह से वो हमेशा कुछ करने के लिए मोटिवेटेड रहे। टैलेंट को डीप प्रैक्टिस की जरूरत है। डीप प्रैक्टिस के लिए आपको एनर्जी चाहिए और ये प्राइमल क्यूज आपको एनर्जी देने में मदद करती है। हो सकता है आपके पास स्किल सीखने का कोई मोटिवेशन ना हो, इसलिए आपकी कंसिस्टेंसी मिस हो गई हो और आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो आपको इग्नाइट होना भी सिखाते हैं। कभी कोच या ट्रेनर के हेल्प से मोटिवेशन का चैप्टर लाइफ में ओपन हो जाता है, चाहे वो टेड टॉक हो या किसी की इंस्पायरिंग जर्नी।
या फिर आपके स्कूल या कॉलेज में दिया गया टीचर द्वारा मोटिवेशनल लेक्चर, ये सब आपको इंस्पायर और मोटिवेट होने में हेल्प कर सकते हैं। हमारे अंदर इग्निशन हमेशा ऑन नहीं रह सकती। डीप प्रैक्टिस के लॉन्ग मेथड में हम कई बार डीमोटिवेट हो सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में एक ही सिग्नल सबसे ज्यादा काम करता है, वो है वर्ड्स। एक टीम मैच खेल रही है, कुछ समय से उसका गोल नहीं हो रहा, फिर ब्रेक मिलता है और कोच टीम को समझाता है और मैच के बाद टीम की परफॉर्मेंस अचानक से बेहतर हो जाती है। यहाँ कोई प्राइमल क्यू काम नहीं आया, यहाँ वर्ड्स का मोटिवेशन ही इग्निशन का काम कर गया। एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से स्पार्क और वंडर्स के कॉम्बिनेशन को समझाया गया है। 5वीं क्लास के बच्चों को एक पजल दिया गया, उसके सॉल्व करने के बाद कुछ बच्चों से कहा गया कि वो स्मार्ट थे इसलिए उन्होंने ये कर दिया, और कुछ से कहा गया कि उन्होंने मेहनत की थी उसे सॉल्व करने में। फिर अगली बार बच्चों से पूछा गया कि उन्हें इजी पजल चाहिए या हार्ड। स्मार्ट चॉइस वाले बच्चों ने इजी चुना और मेहनत वालों ने हार्ड। स्मार्ट बच्चों को कहा गया था कि उन्हें स्मार्ट डिसीजन लेना है और गलती नहीं करनी है। फिर तीसरे बार दोनों को और भी मुश्किल टास्क दिए गए। इस बार दोनों ग्रुप उसे सॉल्व नहीं कर पाए, मगर मेहनत वाले ग्रुप ने कोशिश की और स्ट्रैटेजी निकालनी चाहिए। स्मार्ट ग्रुप ने उस टास्क को पसंद नहीं किया। अब ग्रुप को पहले स्टेज पर लाया गया और उसी से मिलता जुलता आसान सा पजल दिया गया। जहां मेहनत वाले ग्रुप का परफॉर्मेंस 30% बढ़ गया, वहीं दूसरे ग्रुप का 20% घट गया। यहाँ पर उनसे बोले हुए शब्द उनका रोल निभा रहे थे। स्मार्ट बच्चों को लगा कि वो स्मार्ट है और स्मार्ट ही रहकर काम करेंगे, और वही सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आपके अंदर स्पार्क लेकर आता है। लाइफ में अफर्मेशंस का क्या काम है? बस अगर रोज उठकर बोलने लगे कि मैं सुंदर हूँ तो क्या मैं सुंदर हो जाऊंगा? अब थोड़ा अफर्मेशन पर बात की जाए। अफर्मेशन का मतलब होता है अभिकथन, मतलब खुद से बोले गए स्टेटमेंट्स। हमने लैंग्वेज और वर्ड्स की बात की, तो ये वर्ड्स दूसरों के नहीं, खुद के बोले हुए शब्द भी आपके एक्शन पर रिफ्लेक्ट करते हैं। आपने अपने लिए जो शब्द चुने हैं वही आप दुनिया से भी सुनना चाहेंगे, और उसके लिए आप खुद को तैयार करेंगे। खुद को दिए गए अफर्मेशंस आपके किए गए काम और आपकी सोच पर असर जरूर करता है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो रोज खुद को कुछ पॉजिटिव बोलिए और देखिए धीरे धीरे आप उस ओर काम करने लग जाएंगे। आपको जिंदगी में 2 तरह के कोच मिलेंगे, या फिर एक कोच जो दोनों तरीके से आपको सिखाएंगे। पहला जो आपको इंस्पायर करे और कुछ करने के लिए मोटिवेट करे, दूसरा जो आपके अंदर डीप प्रैक्टिस डेवलप करे और आपको स्किल्ड बनाने के लिए बेहतर ट्रेनिंग दे। अगर आप शुरू से मोटिवेटेड हैं तो दूसरे तरीके के कोच आपके लाइफ में बहुत हेल्पफुल होंगे, लेकिन अगर आपकी लाइफ में मोटिवेशन की कमी है तो पहले कोच से मोटिवेशन लेकर आप दूसरे कोच की तरफ मूव कर सकते हैं। और यही है लाइफ के 2 कोच को साथ लेकर स्किल्ड होने का मूल मंत्र। लेकिन यहाँ रोल इग्निशन को डेवलप करने का भी है, और यहाँ से शुरू होता है टैलेंट कोड का 3रा अध्याय, मास्टर कोचिंग। मास्टर कोच। जब हम आर्ट और साइंस को जोड़ेंगे तो टैलेंट हॉटबेड क्रिएट करने के तरीके पाएंगे, और ये दोनों को जोड़कर ही हम स्किल सीख पाते हैं, और ये सिखाता है हमें एक मास्टर कोच। मास्टर कोच वो नहीं होता जिसने टैलेंट को खोजकर उसे स्किल्ड बनाया हो। मास्टर कोच तो वो होता है जो किसी को स्किल्ड बनाने के लिए अपने आप को तैयार करे। टैलेंट कोड का ये भाग किसी इंडिविजुअल के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उसके लाइफ में स्किल के माइलिन का होना। जैसे नर्व्स के लिए माइलिन होता है और वो स्किल सीखने में हेल्प करता है, वैसे ही डेली लाइफ में एक मास्टर कोच है जो आपकी लाइफ में स्किल्स को ग्रोथ करने के लिए आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करता, बल्कि आपकी इंडिविजुअल नीड्स और अंडरस्टैंडिंग को और आपके तरीके से आपको स्किल सिखाता है। मास्टर कोच सिर्फ अपने फील्ड में बेस्ट नहीं होते, उनके अंदर क्यूरियोसिटी, अंडरस्टैंडिंग और मोटिवेशन को जज करने की एक काबिलियत होती है। उनका तरीका ऐसा होता है कि वो एक लर्नर को डीप प्रैक्टिस मोड तक लेकर आ पाते हैं, और वो भी उसके अपने तरीके से। एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि हर बच्चा एक चैप्टर को उसी तरीके से समझे, लेकिन अगर किसी और को दूसरे तरीके से समझना पड़ रहा है तो वो उसे कहीं से भी कमजोर नहीं बनाता, बस उसके समझने और सीखने का तरीका अलग हो सकता है। मास्टर कोच वही है जिसने उस तरीके को समझा है। हमने एक एपिसोड में आर्मी ट्रेनिंग की बात की थी। उस एग्जाम्पल को मास्टर ट्रेनिंग में अगर लगा कर देखें तो आपको ये समझ आएगा कि इग्निशन तो सबका अलग होगा, मगर मास्टर ट्रेनिंग के दौरान आर्मी में जवानों को देश की सेवा का लेसन जरूर दिया जाता है। उन्हें एक डायरेक्शन में सोचने के लिए तैयार किया जाता है। साथ ही साथ उनके फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज भी कराए जाते हैं। आर्मी की ट्रेनिंग एक मास्टर कोचिंग का बेहतर एग्जाम्पल है, क्योंकि वही ट्रेनिंग के कुछ महीने आपको लाइफ के लिए मोटिवेट और तैयार रखते हैं।
डीप प्रैक्टिस से पहले इंफॉर्मेशन की क्लैरिटी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर गाड़ी चलाना सीखने के समय अधूरी टेक्निक पता हो और उसी में प्रैक्टिस कर रहे हो तो वही आदत बन जाएगी और माइलिन भी उसी कंफर्ट जोन में काम करेगा। इसलिए प्रैक्टिस से पहले सही इंफॉर्मेशन इनटेक करना जरूरी है। डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने 1980 में 120 वर्ल्ड क्लास स्विमर्स, मैथमेटिशियंस, म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट पर रिसर्च किया। उन्हें लगा कि ये वर्ल्ड क्लास लोगों में वर्ल्ड क्लास टीचर से ही ट्रेनिंग ली होगी, मगर उन्हें ये जानकर हैरानी हुई इनमें से ज्यादातर लोगों में अपने इनिशियल ट्रेनर से ही ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी और उनसे ही वर्ल्ड क्लास तकनीक भी सीखा। और ये कैसे हुआ, इसका भी कंक्लूजन इस किताब में है। आप जिनके साथ कंफर्टेबल होते हैं उनके पास आप गलती करके सॉरी बोलकर दोबारा से शुरू करते हैं। आप बार बार गलती करेंगे, फिर सीखेंगे। आप गलती करने से नहीं डरेंगे। यहाँ आपको गलती करने के लिए स्पेस मिला, मेंटल स्पेस मिला, सीखने के लिए, डीप प्रैक्टिस करने के लिए कोच मिले और बस आप बन गए वर्ल्ड क्लास। लेखक ने मास्टर कोचिंग को आर्ट कहा है। उनका मानना है कि मास्टर कोचिंग इज मोर देन आर्ट देन साइंस, जो दो लोग के बीच की केमिस्ट्री और सीखने के आर्ट पर निर्भर है। यहाँ सर्किट तो काम करता है मगर माइलिन को काम करवाती है उनकी सोचने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, एक्सप्रेशन, जो कि पूरे तरीके से आर्ट ही है। जब हम मास्टर कोच की बात करते हैं तो हमें लगता है कि कोई स्कॉलर, लीडर या कोई पर्सनालिटी ही हमारा मास्टर कोच होगा, मगर शायद ये मास्टर कोच आपके आसपास है और आप उसे मास्टर की नजर से देख नहीं पा रहे। आपके टीचर, आपके पेरेंट्स या रेगुलर स्किल सिखाने वाले, आपके गुरु शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो, मगर आपके लिए आपके टैलेंट की तरफ शेप करने में उनका हाथ हो सकता है। मास्टर कोच के 4 फीचर्स जो इस किताब में बताए गए हैं अब वो हम जानेंगे, जिससे आप अपने मास्टर कोच को पहचान पाए। एक बेहतर शिक्षक ये देखता है कि छात्र क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है और क्या बोल रहा है, किसे कितनी मेहनत की जरूरत है उसके टारगेट तक पहुंचने में, उसके लिए उसे तैयार करता है या जरूरत की चीजों से जोड़ता है। अगर हम उसको साइंस ऑफ स्किल लर्निंग से जोड़ें तो मास्टर कोच का काम है स्किल सर्किट में सही जगह फ्यूल डालकर उसको फायर करना ताकि स्किल सर्किट एक्टिव रहे। और ये सबको पता है मास्टर कोच की कोचिंग से। ये कोचिंग मिलती है सही बात करने से, एबिलिटी बताने से, तरीका सिखाने से और प्रैक्टिस करवाने से। उनके फीचर्स में पहली कड़ी है उनका ज्ञान। ये ज्ञान होता है अपने स्टूडेंट्स को समझने का और उसे समझाने का। और कोई भी टीचर ज्ञान का भंडार लेकर नहीं आया, वो भी ये उसी प्रोसेस से सीखते हैं जिसमें इग्निशन और डीप प्रैक्टिस थी, और कोई उनका भी मास्टर कोच रहा होगा। दूसरी खासियत है उनका प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी कि किसी को देखकर, बात करके उसको समझ लेना, उसके साथ कैसे व्यवहार करना है ये भी अपने आप में तैयार कर लेना। तीसरी खूबी है डायरेक्शन, यानी कि एक सही तरीके में एडवाइस करते रहना और जीपीएस की तरह इंस्ट्रक्ट करना कि किस डायरेक्शन में जाना है। और ये कोई बहुत दिन की तैयारी नहीं होती, ये अचानक एक रिफ्लेक्स की तरह एडवाइस किया जाता है कि अब तुम इस स्टेप पर बढ़ो, ये वाला स्टेप पूरा कर लिया है। चौथी और आखिरी खासियत है सच्चाई, यानी कि अपने छात्र के साथ कनेक्ट होना, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में उन्हें सच बताना, उनकी गलतियां उन्हें दिखाना। यहाँ आपको याद आएगा हमारा पहला चैप्टर जब हमने ये सीखा था कि गलतियां ही हमें सिखाती है। बास्केटबॉल कोच टॉम मार्टिनीज ने कोचिंग के बारे में एक एक्साइटिंग बात बोली है। एक नए बच्चे से मिलना बिल्कुल एक लड़की से डेट पर पहली बार मिलने जैसा है। आप बातचीत और देखने के ही क्रम में कुछ ऑब्जर्व कर लेते हो, कुछ ऐसा जो बताया नहीं जा सकता, जो बस एक आई कांटेक्ट से ट्रांसमिट हो जाता है और उसी वक्त उस बच्चे के साथ एक कनेक्शन बन जाता है। फिर काम आता है उस बच्चे को ये समझाने का कि आपका कोच कैसा है और आपको उसके सामने कैसे बिहेव करना है, क्योंकि वहीं से शुरू हो जाती है आपकी ट्रेनिंग। ये टॉम मार्टिनीज की मास्टर कोच की पहली स्किल है, नॉलेज और साथ ही लैंग्वेज, जेस्चर और इमोशन को कैसे सही रखना है, इसको बताने का तरीका। मार्टिनीज के कनेक्शन के बाद उनकी ट्रेनिंग में कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जो हमें सुनकर अलग लगेगा, मगर वो उनके 4 तरीके हैं ड्रॉप बैक मोशन को करने के। यानी कि उन्होंने डीप प्रैक्टिस का चंक टफ फॉर्मूला अपनाया और तैयारी वैसे ही शुरू की। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो लेखक ने देखी वो थी कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग। 60% तक स्टूडेंट्स वहीं उस तरीके में सीख लेते हैं, मगर बाकी 40% उन्हें उनके अलग तरीके को समझकर सिखाने के लिए टाइम दिया जाता है। जहां आती है मास्टर कोचिंग की डायरेक्शन वाली तकनीक। बुक समरी में एक चैप्टर में एक टॉपिक है कि कैसे सॉकर गेम वायलिन सीखने से अलग है। सॉकर सीखने में तकनीक सीखा, गलती किया और फिर गलती बताई गई और शुरुआत हो गई। ये गेम चलता रहेगा, अगर सही भी हुआ तो उसे बार बार सही करने के लिए गेम चलता रहेगा। यहाँ कुछ बोलते नहीं, बस मुस्कुराते हैं। गलत हुआ तो ओह करके फिर से शुरू करने को कहते हैं।
मगर सवाल ये है कि ये कैसी कोचिंग हुई जहां बिना बात किए ही आपको सिखा दिया जाता है। अगर आप एक्शन रोकेंगे नहीं तो इन्फॉर्मेशन कैसे लेंगे। अब वॉयलिन सीखने पर आते हैं। यहाँ शुरू के कुछ हफ्ते बस आपको सही तरीके से वॉयलिन पकड़ना सिखाया जाता है। जब तक आपने इस तरीका नहीं सीखा कोच आगे नहीं बढ़ते और फिर धीरे धीरे तैयारी होती है। ये दोनों तरीके एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन ये दोनों बेस्ट टैलेंट हॉटबेड्स की कोचिंग की कहानी है और ये दोनों तरीके अपनी अपनी जगह बेहतर काम करते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसे कैसे। तो कोचिंग माइलिन को तैयार करने के लिए स्किल के हिसाब से सर्किट का पैटर्न बनाता है और हर स्किल के लिए सर्किट अलग शेप के पैटर्न में तैयार होता है। कोचिंग से एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि कई बार हम स्पून फेड बन जाते हैं और अपना दिमाग हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें एक कोच और ट्रेनिंग की आदत पड़ जाती है और हम इंस्ट्रक्शन का इंतजार करने लगते हैं। तो ऐसे में कोच का काम ये है कि आपको स्पेस दे और गलती करने का मौका, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड विकसित हो और आप खुद से सीखकर खुद से सुधार करने की कोशिश भी करें। मास्टर कोचिंग के तरीकों के बाद ये बुक आपको एक कहानी का अंत भी देती है। ये अंत है इस कोड को अपने जीवन में कहाँ और कब ढाल सकते हैं, जो हम आपको अगले एपिसोड में बताने जा रहे हैं। टैलेंट कोड। किताब को लिखने के लिए रिसर्च किया गया और साथ लाई गई ऐसी कई कहानियां जो हमें और आपको ये बता सके कि टैलेंट बस एक जन्म से मिला हुआ कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि इसे सीखने के लिए हमें बस अपना सही रास्ता पता होना चाहिए। टैलेंट के पीछे साइंस के साथ आर्ट्स भी इन्वॉल्व है और दोनों को साथ लेकर चलना ही द टैलेंट कोड को डिकोड करता है। माइलिन वर्ल्ड के नाम से डैनियल कोयल ने एक डायग्राम देकर माइलिन का काम और उसके साथ टैलेंट सीखने के तरीके को जोड़ा है और साथ ही इस तरीके का इस्तेमाल बिजनेस, एजुकेशन, साइकोलॉजी, एजिंग और घर में इस्तेमाल कैसे करना है इस पर बात की है। बिजनेस में टैलेंट कोड के इस्तेमाल पर बात की गई है और ये बताया गया है कि बिजनेस में चंक इट अप का इस्तेमाल करके एक पैटर्न सीखने की कला कितनी काम आती है। बिजनेस स्ट्रैटेजी पर चलता है और वहाँ भी टैलेंट की जरूरत पड़ती है, चाहे वो कोई डील क्रैक करने के लिए हो या लोगों के बीच अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस मार्केट करना हो। बिजनेस डिमांड्स टैलेंट। एजुकेशन और टैलेंट कोड एक दूसरे से कहीं अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि एजुकेशन से ही माइलिन प्रोडक्शन हाउस है। वहीं से हम हार्डवर्क करने का तरीका और खुद के टैलेंट को जानने का मौका मिलता है, चाहे वो मैथ्स हो या साइंस, गेम हो या आर्ट। एजुकेशन के दौरान आपको सर्किट रेडी करना सिखाया जाता है। भाषा और साथ में मोटिवेशन का हब भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जहां हर दिन असेंबली में आपको एक सुबह की शुरुआत बेहतर थॉट के साथ, डिसिप्लिन के साथ करवाई जाती है, ताकि आप वो पैटर्न अपने अंदर ला सकें। हम कई बार ये सोचते रह जाते हैं कि घर में अगर कोई बच्चा है तो वो आगे जाकर क्या बनेगा। अगर हम टैलेंट कोड के तरीके से विश्वास करें तो हमें लगेगा कि हमारे बच्चे के अंदर कोई तो ऐसा टैलेंट होगा ही, लेकिन शायद उस वजह से हम उसे एक फॉल्स एक्सपेक्टेशंस भी रख लेते हैं। तो यहाँ जरूरत है उन्हें ऑब्जर्व करके एक मास्टर कोच की तरह समझने की और ये जानने की कि उनका इंटरेस्ट कहाँ है और उन्हें उनका इग्निशन कैसे मिला या मिल सकता है। इस किताब को एक कहानी से जोड़ते हैं। एक महिला कुछ सालों से अपने पति और 2 बच्चों के लिए खाना बनाती है और उसी में खुश रहती है। उनके साथ उनके हाथ का खाना खाकर उनसे सब पूछते हैं कि वो ऐसा क्या अलग बनाती है या उनकी रेसिपी क्या है, मगर इसका जवाब उस महिला के पास नहीं था, क्योंकि वो कहती थी कि उन्होंने बचपन में ही ऐसा खाना बनाना देखा था और वही तरीका आज भी अपना रही है। वो ऐसा कुछ अलग उनके हिसाब से नहीं कर रही। एक बार ये सवाल उनसे कोई मेहमान पूछ रहे थे और उनकी बेटी ने इसे सुना। अब उसके मन में ये सवाल आया कि माँ ने किससे खाना बनाना सीखा है। उसने मेहमान के जाने के बाद अपनी माँ से फिर वही सवाल किया और ये भी पूछा कि अगर उन्होंने खाना नानी से सीखा है तो नानी के हाथ के खाने की तारीफ तो कोई ऐसे नहीं करता। फिर महिला ने बताया कि उन्होंने खाना बनाना अपने चाचा से सीखा था। जब वो छोटी थी तो चाचा शौक से खाना बनाया करते थे और उनको बगल में बैठा लिया करते थे और सिखाते थे। उसके बाद उन्होंने किसी और को खाना बनाते ध्यान से नहीं देखा और ना देखने का मौका मिला और उनके चाचा घर पर सबके लिए खाना नहीं बनाते थे, तो उनके हाथ का खाना बहुत कम लोगों ने खाया। बच्ची ने पूछा कि पहली बार आपने खाना कब बनाया, तो माँ ने बताया कि शादी के बाद पहली बार खाना बनाया। बच्ची थोड़ी शॉक्ड हुई और उसके मन में फिर एक सवाल आया कि उसकी माँ, जिसने बचपन से कभी खाना नहीं बनाया, बस बचपन में अपने चाचा को रोज देखती थी और आज उनकी तरह ही खाना कैसे बना लेती है। तो इसका जवाब इस किताब में टैलेंट कोड से आपको मिलेगा।
महिला के कोच थे उनके चाचा, जिन्होंने उन्हें सिखाया मगर करने नहीं दिया। बस इतने विस्तार से बताया कि बचपन से वो पैटर्न महिला के दिमाग में बैठ गया था और उस पैटर्न को वो अनकॉन्शियसली भी फॉलो कर रही थी। जब पहली बार उसने खाना बनाया होगा तो उनका स्किल सर्किट जो दिमाग में तैयार था वो एक्टिव हो गया। उन्होंने वही छोटे छोटे तरीकों का इस्तेमाल किया और उसी पैटर्न को दोहराया। उसके बाद जब वो रोज खाना बनाने लगी तो माइलिन तैयार हो गया और उन्हें पता भी नहीं चला कि वो उनका आर्ट बन चुका है। एक ऐसा आर्ट जिसमें वो शायद अपने चाचा से बेहतर हो गई होंगी, क्योंकि डीप प्रैक्टिस उस महिला ने ज्यादा की थी। लेखक ने इस रिसर्च के बाद अपने बच्चों पर टैलेंट कोड को देखना चाहा। वो समझना चाहते थे कि उनके बच्चों के वो स्किल सेट जाने और उन्हें सीखने में मदद करें। इसके लिए उन्होंने अपने चारों बच्चों को अपनी पत्नी के साथ एब्जॉर्ब करना शुरू किया। लेखक लिखते हैं, जब आप टैलेंट को माइलिन की तरह देखने लगते हैं, जब आप क्रिसमस लाइट्स में भी उन तार को ध्यान देते हैं, आप लाइफ में इग्निशन ढूंढते हैं, फिर आप अपने आप में एक मास्टर कोच भी ढूंढने लगते हैं, तब जिंदगी बदल जाती है। अब लेखक अपने बच्चे को कुछ नया करके ध्यान देते हैं, कहीं यही तो उनका टैलेंट नहीं। या जब वो एक बच्चे को दूसरे बच्चे को कुछ सिखाते देखते हैं तो उन्हें लगने लगता है कि कहीं ये वही पैटर्न तो नहीं सीख रहे। ऐसे ढेर सारा सवाल डैनियल कोयल के दिमाग में आया। पेरेंटिंग ये कहती है कि आप अपने बच्चे को देखो, उनके सीखने के तरीकों को समझो और उनके एफर्ट को प्रेज करो। इसमें लेखक कहते हैं कि उन्हें माइलिन मैकेनिज्म भी बताना जरूरी है ताकि वो खुद भी हर स्किल को सीखने के लिए अपने आप को तैयार करे। और ये पेरेंटिंग टिप्स के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया। 2 ग्रुप में बच्चों को बांटा गया और एक स्टडी स्किल्स की वर्कशॉप में बैठाया गया। एक ग्रुप को बस तरीका बताया गया और दूसरे ग्रुप को ये स्पेशल 50 मिनट ये बताया गया कि हमारा ब्रेन किसी स्किल पर कैसे काम करता है और चैलेंज मिले तो वो और बेहतर कैसे करता है। सेमेस्टर के बाद दूसरे ग्रुप का परफॉर्मेंस बेहतर था और टीचर ने बिना जाने कौन किस ग्रुप में था ये पता लगा लिया कि उन बच्चों के अंदर कुछ तो बड़ा बदलाव आया है। एक बार लेखक को उनके शहर के बच्चों की बेसबॉल टीम को कोच करने का मौका मिला। लेखक ने हर जगह के सीखे टेक्निक को अपनाया क्योंकि वो टीम 2 साल पहले हार चुकी थी। 30 बच्चे थे, 3 हफ्ते का समय था और डैनियल कोयल के साथ 2 और कोच भी थे। शुरुआत में उन्होंने बच्चों के अंदर मोटिवेशन लाने के लिए उन्हें एक चैलेंज दिया। फिर अलग जगहों से आइडियाज निकालकर कोयल ने वहां पर अप्लाई करना शुरू कर दिया। म्यूजिक टीचर की तरह पहले एक स्किल पर काम करवाया, फिर मास्टर कोच की डायरेक्शन तकनीक को देखकर उनके साथ कनेक्शन बनाते हुए उन्हें इंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। फिर ब्राजीलियन सॉकर प्लेयर्स के स्पीड को लिमिट करने पर काम किया। टॉम मार्टिनेज की तरह डिफेंसिव टेक्निक सीखने के लिए कमांड देना शुरू किया। जिस दिन मैच था उस दिन बच्चे डरे हुए थे। अपने ओपोनेंट्स को देखकर उन्हें लगा कि वो बेहतर है और शायद वहां उन्हें लगा उन्हें जीतना ही होगा और जैसे तैसे ही सही एक होली शिट एफर्ट आया और टीम जीत गई। लेखक की बेटी जोई ने पियानो सीखने का शौक रखा। वो अपनी बड़ी बहन से देखकर सीख रही थी और उसने बजाना भी सीख लिया। लेकिन एक दिन उसने वायलिन में अपना इंटरेस्ट दिखाया और कहने लगी उसे वायलिन बजाना सीखना है। ऐसे में लेखक और उनकी वाइफ शॉक हो गए क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ये उसने कहा और कब जाना। क्या ये कॉन्सर्ट से या फिर अपने किसी दोस्त से या किसी टीवी शो से। डैनियल ने भी सुजुकी वायलिन टीचर को उसे सिखाने के लिए लगा दिया। एक दिन उनकी बेटी जोई अपना वायलिन उठाई और उसे बजाना शुरू कर दिया। बार बार रुकने के बाद उसने शुरू किया और गलतियां भी की। कभी कभी वो वायलिन बहुत अलग साउंड कर रही थी, फिर अचानक उसने सही लय पकड़ा और वो तैयार हो गई और खुश होकर बोली, मैं इसके बाद और प्रैक्टिस करूंगी, एक दिन बहुत अच्छा बजा लूंगी। आपको ये लाइन सुनकर किसी की याद आए क्या? ऐसा लगा क्या कि ऐसा कभी हुआ था कभी? जी हाँ, तो जिस कारण से ये किताब लिखी गई है उसका जवाब लेखक को अपने घर में ही मिल गया। और इसी के साथ लेखक ने किताब की एंडिंग भी कर दी। कंक्लूजन। सभी कहानियों को जोड़कर केस स्टडी के साथ लिखी गई ये किताब किसी टैलेंट को सीखने की आर्ट और साइंस दोनों को बेहतर तरीके से समझाती है। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको अपनी लाइफ में एक मास्टर कोच का इंतजार जरूर होगा, लेकिन उससे पहले आपको अपने अंदर के टैलेंट को खुद से समझने की जरूरत और कोशिश करनी पड़ेगी। जब आपको आपका मास्टर कोच और मोटिवेशन मिल जाएगा तब आपको अपने माइलिन ग्रोथ करने के लिए अपनी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी और बस फिर क्या है, पैडल फिर स्मूथ होगा और चक्का आराम से पैर रखते ही घूमना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां आपके मास्टर कोच आपके पेरेंट्स या भाई बहन थे जो आपको बेहतर तरीके से समझते हैं और आपका मोटिवेशन था अपने दोस्त के साथ रोज साइकिल चलाना। चलिए एक मजेदार सिचुएशन सोची जाए। यहाँ आपको किसी को डेट पर लेकर जाना है और आपने ये कभी किया ही नहीं, तो आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे? मतलब आप उस इंसान से पूछेंगे कैसे? आप शायद क्लूलेस हैं।
तो यहाँ 8 साल पहले बेसबॉल प्लेयर की स्टोरी याद करें। उसने वो पैटर्न एब्जॉर्ब किया था। अब ये स्किल एब्जॉर्ब करना या आइडिया डेवलप करने के लिए आप मूवीज या सीरीज का सहारा लोगे, है ना? या फिर अपनी दोस्त को कॉल करोगे जो उस टाइम पर आपका मास्टर कोच बनकर आपको राह दिखाए। अब ये दूसरा सिचुएशन इमेजिन करते हैं। पहला प्रेजेंटेशन है आपका ऑफिस में और प्रेशर है बेस्ट डिलीवर करने का। गलती तो होगी और शायद गलती करनी भी चाहिए क्योंकि सीखने तो वही से वाले हो, मगर गलती करने का स्कोप नहीं है आपके पास। अब क्या करोगे? एक दिन पहले बैठकर सारे प्रेजेंटेशंस के तरीके सीखोगे, देखोगे कैसे किया जाता है और वहां पर उस पॉप सिंगर का मेथड लगाओगे जिसने अलग अलग सिंगर्स को देखकर प्रैक्टिस किया था। डैनियल कोयल की ये किताब भी टैलेंट कोड के उदाहरण के लिए एक बेहतर किताब है, जहां रिसर्च करके कहानियां इकट्ठा की गई और हमारे सामने लाया गया। इसके बाद इस किताब को लिखने के लिए एक पैटर्न की समझ ही काम आई, क्योंकि इसे आम जनता को पढ़ना था और उसे पढ़ने के लिए लिखने का तरीका बेहद मायने रखता है। पढ़ने के बाद हमारा माइलिन भी एक्टिव हो जाता है। याद रहे, माइलिन सिर्फ बचपन में ग्रो नहीं करता, वक्त अभी भी है अपने पुराने हॉबी को फिर से वापस लिस्ट में लाने के लिए। डैनियल कोयल को एक नई केस स्टडी देने का समय आ गया है। आप भी अपना टैलेंट कोड डीकोड करना शुरू कर दीजिए। आप खुद सीखें या अपने आसपास के लोगों को बताएं या अपने आने वाली जनरेशन को टैलेंट कोड के हिसाब से तैयार करें। लेकिन ये जरूर समझें कि डैनियल कोयल ने टैलेंट की हिस्ट्री को निचोड़कर सामने इसलिए रखा है कि हम जैसे लोग जब कभी जीवन में हार मानकर ये समझ लें कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो डैनियल कोयल की ये किताब हमें उस वक्त मोटिवेट करने के लिए काफी है। और कोशिश रहे कि लाइफ में मोटिवेशन की कमी ना हो। ये किताब आपका इग्निशन पॉइंट बनने के लिए रेडी बैठा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट